ये राज खुल रहा है कि मुत्तहिदा हुकूमत इमरान खान के गैर मुल्की साजिश बयानी से तवज्जो हटाने के लिए घिनौना खेल खेल रही है। मदीना मुनव्वरा में उसके बाद से सबके दिल जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से गमज़दा हैं। हेडलाइंस चली कि जी मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि बड़ा अच्छा किया, ये इस तरह जुमले कसे हैं। मैं इमरान खान को नामुस रिसालत का सिपाही नहीं समझता, मैं इमरान खान को आशिक़ रसूल नहीं समझता। सिर्फ एक इस आदमी की बेरोजगारी के चक्कर में पूरी रियासत तमाशा देख रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े का जिम्मेदार ठहराकर हुकूमत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने की धमकियाँ दे रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमे दर्ज कराने का मकसद क्या है, हुकूमत के इरादे क्या हैं, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा है। ये राज खुल रहा है कि मुत्तहिदा हुकूमत इमरान खान के गैर मुल्की साजिश बयानी से तवज्जो हटाने के लिए घिनौना खेल खेल रही है, मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। सितम देखिए कि तौहीन मजहब का इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है जिसके इक़दामात चीख चीख कर इसे नामूस रिसालत का सिपाही साबित कर रहे हैं, इसे आलम इस्लाम का रहनुमा बता रहे हैं। इमरान खान तो सिर्फ 3.5 साल उनको मिले और इस मुख्तसर अरसे में भी उसने वो काम कर दिखाए जो मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल दर्जन भर से ज़ायद जमातें कई दिहाइयों के इक़्तिदार के बावजूद नहीं कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे हैं, लेकिन इसी इमरान खान ने दुनिया में इस्लाम का मुकदमा एहसन अंदाज से लड़ा और जीत कर भी दिखाया। इमरान खान की बदौलत ही अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया। इमरान खान वो वाहिद इस्लामी लीडर जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ब्लॉक बनाने की भी बात की, आज जो इस पर तौहीन मजहब के फतवे लगा रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इमरान खान ही था जिसने मगरिब में खड़े होकर मगरिब को बताया कि इतदाल पसंद और शिद्दत पसंद नहीं, इस्लाम सिर्फ एक है और वो इस्लाम जिसकी तबलीग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इमरान खान ही वो रहनुमा है जिन्होंने फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानी को बबांगे दो ललकारा। हमारे सियासी रहबरों का हाफिज़ा बड़ा कमज़ोर है, इन्हें बताता चलूँ कि आपको तौफीक नहीं हुई। ये इमरान खान ही था जिसने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना खाकों को रोकने के लिए फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को ख़त लिखा, और जब श्रीलंका में कोरोना की वजह से मुसलमान मैयतों को जलाया जा रहा था तो इस्लाम के नाम निहार ठेकेदार खामोशी की चादर ताने सो रहे थे। उस वक्त भी ये इमरान खान ही था जो श्रीलंका गया तो मुसलमानों को अपने मुर्दे दफनाने की इजाज़त मिली। इमरान खान ही वो रहनुमा है जिसने फोश ड्रामों की जगह मुसलमानों के असल हीरोज़ अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे दिखाने के इक़दाम किए। और ये बात भी ढकी छुपी नहीं कि इमरान खान हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए अरब ममालिक की तरफ से प्रेशर डाला गया, लेकिन ये बहादुर फिर भी डटा रहा। ये इमरान खान ही है जिसने सीरतुन नबी, नाज़रा कुरान मजीद और इसके तर्जुमे को निसाब में शामिल करने की बात की। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी भी इसके आशिक़ रसूल होने की एक गवाही है। और यह भी इमरान खान ही है जिसे शहर मदीना के अदब में जहाज से नंगे पाँव निकलते दुनिया ने देखा, जिसकी हर तकरीब, हर खिताब का आगाज़ अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह से मदद मांगने से होता है। फिर इसी पर यह तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम क्या जुल्म नहीं? और इससे भी बढ़कर सितम देखिए कि इस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार करने की धमकी वो शख्स दे रहा है जिसका अपना दामन इस इल्ज़ाम से दागदार है। नवाज शरीफ के इस्तक़बाल को हज से अफजल करार देना क्या तौहीन मज़हब नहीं? हज़रत उमर के हवाले से दराए फ़रात के किनारे कुत्ता मरने वाले वाक़े की तज़हीक, क्या ये तौहीन मज़हब नहीं? मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, अच्छे काम की तारीफ़ और बुराई की मुखालफत करनी चाहिए। सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत में सही और गलत की तमीज़ को भूलना नहीं चाहिए। कड़वा सच ये है कि अपनी तौहीन के गुस्से को तौहीन मज़हब से बदलने की कोशिश है। ये भी मान लें कि इश्तिहारी मफरूर लोगों को सऊदी दौरे पर साथ ले जाने से अच्छा सियासी तासुब कायम नहीं हुआ, इज़्ज़त नहीं मिली। नवाज और शहबाज शरीफ के साहबजादे सरकारी वक्त का हिस्सा क्यों बने? क्या ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तौहीन नहीं? अवाम को भी जवाब चाहिए, क्योंकि जब वज़ीर आज़म के बेटे होने की वजह से इनके कारोबारी मामलात का हिसाब मांगा जाता है तो कहते हैं हम प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, हमसे सवाल ना करें। अगर आपको तौहीन मज़हब का इतना ही गम है तो सऊदी अरब में जाकर मुकदमा करें जहाँ वाक़या हुआ। यहाँ इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अपने बदले चुकाने की कोशिश कि यहाँ इख्तियार और इक़्तिदार आपके पास है, ऐसी आग भड़का सकता है जिसे बुझाने की हिम्मत और ताब शायद किसी में ना हो। मशवरा यही है कि सियासत को मज़हब से अलग रखें, आग से ना खेलें। इसी से बात का आगाज़ करेंगे। नज़ीर लगारी साहब और नूर आलिफीन मेरे साथ हैं। नज़ीर लगारी साहब,
आप क्या कहेंगे कि जिस तरह कंडेम किया सब ने, मजम्मत की, मैंने भी ज़ाती तौर पर इसकी मजम्मत की और बतौर मुसलमान ये सबका फ़र्ज़ है कि जो कुछ मस्जिद नबी के हाथे में हुआ बिल्कुल गलत, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक मुकदमा दर्ज होता है, बल्कि कई शहर में मुकदमा दर्ज हो जाते हैं और उसके बाद यानी वाज़ेह तौर पर कह देते हैं हम इसको भी गिरफ्तार करेंगे, उसको भी, फिर कहते हैं जी हमारे से कोई लेना देना नहीं। इतनी तेज़ी से एक्शन हमने कभी माजी में तो नहीं होते देखा। कभी मुकदमा दर्ज हुआ, वहाँ जनाब FIA इस्लामाबाद में गिरफ्तारी भी कर लेता है और सारे राज भी यहाँ पर खोले जाते हैं कि जी ये लोग थे, वहाँ पर थे, राब्ते में थे। हुकूमत कह रही है हम इसमें है नहीं, लेकिन सारी तफसीलात भी खुद बता रहे हैं कि किस तरह से सारा कुछ हुआ। वो तो ऐसे जैसे एक एक चीज़ उनको पहले से ही सारी पता है, तफ्तीश हो चुकी है। बहुत शुक्रिया उसामा। एक तो ये आपने अपने इंट्रो के आखिर में जो जुमला कहा है, इस जुमले के लिए पिछले 50 साल से हम ये बात कह रहे हैं। आज जो आपने बात की मैं उसकी तौसीक करता हूँ, तस्दीक करता हूँ और मैं शरन ईमान से कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए कि सियासत को मज़हब से अलग किया जाना चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि सियासत की बुनियाद पर मज़हब को एक्सप्लॉइट किया जाए, मज़हब की बुनियाद पर आप सियासत का एक्सप्लॉइट करें। ये तरीक़ाकार खेल है, ये बहुत ठीक नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कुछ हुआ मदीना मुनव्वरा में, उसके बाद से सबके दिल जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से गमज़दा हैं। बहुत लोगों के अंदर दुख है, बहुत तकलीफ़ है और इंतहाई शर्मनाक फेल था जो लोग भी उसमें मुलव्वस थे। एक रुकन असम्बली जो हैं वो गिरफ़्तार हैं इस मामले में। उनकी वीडियो हमने देखी थी कि हमने ये यहाँ किया है, अब वहाँ भी करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से कहा गया था कि मदीना मुनव्वरा में भी हमने किया। वो मेरे ख़्याल में शेख रशीद साहब के भतीजे हैं, उनकी वीडियो हमने देखी थी। ये वीडियो ठीक थी, नहीं थी, गलत थी, क्या थी? क्योंकि आजकल तो चीज़ों को कुछ से कुछ भी बना दिया जाता है। किसी की तस्वीर हटाकर दूसरे की तस्वीर लगा दी जाती है। मालूम हुआ कि ये बंदा जो है वो चल रहा है, ये इमरान खान नहीं है, ये तो फवाद चौधरी है। इस तरह से चीज़ें बना दी जाती हैं। तो जो कुछ हुआ वो बहुत, यानी मक्का मुअज़्ज़मा में भी, मक्का मुअज़्ज़मा में जबल नूर में, जबल नूर पर जो है वो गारे हिरा के बिल्कुल गारे हिरा जहाँ मौजूद है जी। मैंने इन गुनाहगार आँखों से जाकर देखा है, गारे हिरा की ज़ियारत की है जहाँ पर पहली वही नाज़िल हुई। उसके साथ ही बड़े जली हरूफ में जो है वो पार्टी का नाम लिख दिया गया है और जो नहीं लिखा जाना चाहिए था उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद जो कार्रवाई हुई, हम ये भी कह रहे थे, हम पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब किसी भी सूरत में मज़हब की आड़ लेकर सियासतदानों को टारगेट नहीं किया जाए। हमने उसके दुख उठाए हैं, माजी में बड़े दुख उठाए हैं। आपने देखा किस तरह से गवर्नर पंजाब को कत्ल कर दिया गया, जबकि उसने उस कानून के बारे में या उस अमल के बारे में तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं की थी। उसने कहा था कि इस कानून को तब्दील होना चाहिए और उस कानून के बारे में जो जनरल ज़ियाउल हक ने, ये तो बहुत पिछली सदी से चल रहा है, यानी 20वीं सदी नहीं 19वीं सदी में अंग्रेज़ दौर में था कि मकामात मुक़द्दस है कि वो जो है तौहीन नहीं होनी चाहिए। ये अंग्रेज़ों ने ये बनाया था। उसके अंदर ज़ियाउल हक ने कुछ और चीज़ें शामिल कर दी जिनको कह रहे थे कि वो इनको नहीं होना चाहिए, तो बंदे को गवर्नर को कत्ल कर दिया गया। फिर एक वज़ीर शहबाज भट्टी को कत्ल कर दिया गया। तो हमें तो इन चीज़ों का इल्म है कि किस तरह से ये चीज़ें एक्सप्लॉइट होती हैं और अगर ये जज्बाती माहौल बनता है तो किसी की भी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। नहीं होना चाहिए किसी की भी, ना इमरान खान की जान को ख़तरा होना चाहिए, ना फवाद चौधरी की, ना किसी और की जान को ख़तरा होना चाहिए। लेकिन लोगों को अपना ख्याल भी रखना चाहिए कि हमने मज़हब की डोमेन में जाकर अपनी बातें नहीं कहनी, क्योंकि हम लोगों को इल्म नहीं है। जो हक मैं तो दावे से कहता हूँ कि मज़हब के बारे में जनाब इमरान खान का इल्म या उनके जो काबीना के लोग थे उनका इल्म वाजिबी सही होगा, जैसे हम गुनाहगारों का इल्म है इतना ही इल्म होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। वो अपने हाल में भी खातमुल नबीयीन का वो अल्फाज अदा नहीं कर सके थे, तो ये एक मसला था। लेकिन वो मुकदमा बनना जो है मैं उसको जायज़ नहीं समझता। अच्छा लगारी साहब, अब मसला यह है कि शायद इमरान खान चूँकि मजहबी हवाले देते हैं, तो ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी मजहबी हवाले देते थे कि हमारे तो 1400 साल पहले कायद आज़म ने कहा जी हमने वो रियासत बनानी है, हमारे लिए तो 1400 साल पहले बता दिया गया है कैसी रियासत होनी चाहिए। कुरान हमारे सामने है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने, उनके मुताबिक हमने चलना है। तो फिर मजहबी हवाले तो दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसी मज़हब की बुनियाद पर अब तौहीन मज़हब के केस बना दिए जाएँ। वो शख्स कह रहा है कि जी मैं सोच भी नहीं सकता, मैं क्या कोई भी मुसलमान नहीं सोच सकता कि किसी पर वहाँ पर जाकर ऐसी मुक़द्दस जगह जाकर कोई जुमला कसा जाए।
अब अगर इसको नूर आरिफीन हम लेकर चलेंगे तो फिर तो पुराने मुकदमे आ जाएंगे। मरियम साहिबा ने तो 27 की ऐसे काम की, उनके ट्विटर पर मौजूद है, मैंने खुद देखा है। हेडलाइंस चली कि जी मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि बड़ा अच्छा किया, ये इस तरह जुमले कसे हैं और ये जगह जगह पर होगा, ये होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब के बेशुमार बयानात आपको मिल जाएंगे। तो ये तो फिर एक पेंडोरा बॉक्स हम खोल रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। इस तरह हम मजहब की तौहीन के यहाँ पर वहाँ पर जुर्म हुआ, वहाँ सजा हो गई, यहाँ पर अब हम करके और फिर पता नहीं 150 लोगों में किस किस को पकड़ ले। हमने इस अमल की मजम्मत की, इस प्रोग्राम में की, हमने बात की कि जनाब ये अमल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और इसको सियासी इंतकाम के तौर पर टारगेट करना किसी को, मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जनाब एक अमल कहीं पर हुआ है। ठीक है आरिफीन, जिन लोगों ने बाकायदा एलानिया कहा। जी जी लगारी साहब, मैं चाह रहा हूँ आरिफीन को प्रोग्राम में शामिल करें। जी नूर आरिफीन, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ज़रूर शामिल करें। सबसे पहले भाई, ये जो आपने टिकर चलाए हुए इमरान खान नामूस रिसालत का सिपाही है, इमरान खान रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना करके उन्होंने मुझ पर एहसान किया है, मैं पूरे पाकिस्तान को गवाह बना करके मैं इज़हार बरात करता हूँ इन सारे फतावों से जो आपके प्रोग्राम में ये लिखे हुए चल रहे हैं। मैं पाकिस्तान को गवाह बना करके कहता हूं कि मेरा इन सब बातों से ना लेना देना है, ना मेरा इन सब बातों का कोई दीनी आपको हक हासिल है। मैं इमरान खान को नामूस रिसालत का सिपाही नहीं समझता, मैं इमरान खान को आशिक रसूल नहीं समझता, पहली बात। इसलिए कि स्क्रीन पर हम तीनों आ रहे हैं तो मतलब वो लगता है कि शायद वो हम सब एक ही पेज पे, हम सब एक पेज पे नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये सब मरियम नवाज़ की दफ़ा भी हुआ, ये पहले भी हुआ और ये गलत था और ये सारी चीज़ें। लगारी साहब से बेहतर मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने पाकिस्तानी कौम के तौर पर इसका सदमा मुतअद्दिद मरतबा उठाया है, कुछ केसेस का हवाला भी उन्होंने दिया। लेकिन मेरी अक्ल हैरान हो जाती है, आप समेत तमाम जो दीदावर लोग हैं, जो बीना लोग हैं, जिनकी समा व बसर की सलाहियतें मुझसे ज़्यादा अच्छी हैं, मैं हैरान हो जाता हूं कि जब मैं ये देखता हूं कि वो अपने तौर पर एक वन साइडेड बात को इस तरह से प्रोपेगेट करते हैं कि सामने वाले का मुकदमा धड़म तख्ता हो जाता है। लगारी साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा और आपने कितनी मासूमियत से उसको कहा, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब आपका कलेजा नहीं फटा? जबले नूर पर गारे हिरा के बाहर पीटीआई का वो लिख दिया गया तराना, पीटीआई का नाम लिख दिया गया, पीटीआई जिंदाबाद इमरान खान, आपका कलेजा मुंह को नहीं आया? जिस तुंदही के साथ इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान के लिए हलक फाड़ रहा है, और फी सबीलिल्लाह नहीं है, फी सबीलिल्लाह नहीं है, अगर आरिफीन आप मुझे इजाजत दें, स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। इसमें इमरान खान ने अगर कहा है वहां पर जाकर किसी को कि ये हरकत करो, तो फिर इमरान खान मुजरिम है। इमरान खान मुजरिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यही तो बुनियाद बनाकर लोग इस्लाम से जोड़ देते हैं। इंट्रोडक्शन दिया आपने, बहुत सारी बातें की, अभी तो मैंने तमहीद बांधी थी यार। जी जी बोले बोले आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तुंदही के साथ ये पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान की चमचागिरी में दिन रात जमीन आसमान एक किए हुआ है, काश उसका 15%, काश उसका 20% गारे हिरा पर तो ये जो माज़ल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार माज़ल्लाह इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई है इस बारे में बोलता। काश ये जो सऊदी अरब में जो कुछ हुआ है, आपने देखा सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन बात ये कि ये लोग भूसा खाते हैं, ये कौम जो है ये भूसा खाती है। मैं ऑन एयर बैठ के बोल रहा हूं, जिसको बुरा लगता है जाए जाके एफआईआर कटवाए मेरे खिलाफ। ये कौम भूसा खाती है और इनके लोग, इनके लीडर, इनके मसीहा इसीलिए इनको चरागाह की तरह, इनको जानवरों की तरह, गाय भैंस बकरियों की तरह इनको हाँकते हैं। सऊदी अरब में जो कुछ हुआ उसको बाकायदा यहां से तेल छिड़का गया था, उसको इग्नाइट किया गया था। शेख रशीद की वीडियो मौजूद है, शेख रशीद का वो भतीजा वहां बैठ करके उसको प्रोपगेट कर रहा था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप अभी भी गिरफ्तारियों के हक में नहीं है मेरे भाई। तो क्या आप चाहते हैं कि 10, 15, 20, 25 लाशें गिर जाएं, उसके बाद फिर आप जाकर के रियासत हरकत में आएगी? आप कह रहे हैं इमरान खान का आज भी इमरान खान का स्टांस देख करके, इमरान खान की विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट ढिठाई देख करके मैं लरस जाता हूं कि परवरदिगार आलम इस आदमी को हिदायत दे दे। सिर्फ एक इस आदमी की बेरोजगारी के चक्कर में पूरी रियासत तमाशा देख रही है। रियासती इदारे गूंगे का गुड़ खाए हुए बैठे हुए, मीडिया जिस चैनल का दिल चाह रहा है वो अपना एजेंडा नाफिज किए चले जा रहा है। वो अस्करी टीवी जो है वहां बैठ करके उसके 6-7 पंदे वो इमरान खान की सुबह शाम मिदद फरमा रहे हैं, सुबह शाम।
एक ऐसा आदमी जिसने मरते हुए अपने बाप से अंगूठा लगवाया, जिसको गिरफ्तारी की गई, वो आदमी बैठ करके इमरान खान की अच्छाइयां बता रहा है। एक आदमी जो रिपोर्टर से एंकर बना और फिर उसके अमाउंट, उसके एसेट्स बियॉन्ड मींस जाकर के बढ़ गए, वो इमरान खान को अच्छा बता रहा है। मैं आज भी मुंतजिर हूं कि कोई एक अच्छा आदमी इमरान खान को अच्छा बताए। खुदा की कसम, मैं खुदा वाहिद की बुजुर्गी की कसम खा के कहता हूं, दूसरा आदमी मैं बनने के लिए तैयार हूं जो इमरान खान के लिए अपना सीना छीलेगा, इमरान खान के लिए अपना कलेजा छीलेगा। यहां बैठ करके ये सारी साजिश हुई, यहां बैठ करके इमरान खान ने बाकायदा लोगों को उकसाया। इमरान खान के तमाम कबलचियों ने, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शेख रशीद, अली मोहम्मद खान, फलाने इन सब के ट्वीट्स मैंने अपने प्रोग्राम में बाकायदा एज केस स्टडी पेश किए थे, आप भूल गए? आज भी इमरान खान कह रहे हैं दुनिया में ये लोग कहीं चले जाएं यही सुलूक होगा। तो मेरे भाई, क्या आपको आज भी ये बात बतानी पड़ेगी कि ये सब काम हजरत इमरान अहमद खान नियाजी वर्ल्ड कप वाले बाबा करवा रहे हैं? लेकिन आरिफीन जब आप ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बाकायदा। अच्छा, अगली खबर पर जाने से पहले मुझे इजाजत दें, सिर्फ एक जुमला। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जहां भी जाएंगे होगा, तो एक शख्स की आप वो बात मान रहे हैं, तो उसकी दूसरी बात आप क्यों नहीं मानते? अगर आपने उसको ब्रिटिश दे रहे हैं, कह रहे हैं जहां जाएंगे ये होगा, वो कह रहा है जी इस मुकद्दस जगह पे मैं सोच भी नहीं सकता। यानी एक्सेप्शंस तो है ना, वो कहेंगे यहाँ के हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर जुमला भी कसा जाए। यानी नारे और ये तो वो दूर की बात है, जुमला वो बाकी दुनिया की बात भी कर रहा है, कह रहे जहाँ जाएंगे होगा, लेकिन यहाँ तो वो साफ कह रहा है। चलें अगली खबर पर आते हैं, वरना हमारा प्रोग्राम सारा इसी में निकल जाएगा। अब नज़ीर लगारी साहब, राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो सज़ा ख़त्म की जा सकती है नवाज शरीफ साहब की। तो फिर ये किस तरह से इल्ज़ाम आप लगाएंगे तहरीक इंसाफ पर कि जी उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, वो हुकूमत में थे, उन्होंने तो इंटरप्रिटेशन की, आप तो कह रहे हैं हम कानूनी बना देंगे कि सज़ा ख़त्म हो जाए, ये हमारा इख्तियार है। तो हुकूमत में आकर फिर जिस तरह अदालत का वो कहते हैं तहरीक इंसाफ जी, अदालत ने पार्लिमानी काम में मुदाखलत की, पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत की, तो अब वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जाके अदालत में कर दे, उसकी सज़ा ख़त्म कर दे। लगारी साहब। उसामा, मैं हमेशा इस बात के ख़िलाफ़ रहा हूँ कि कोई भी जुर्म, उसका इस्तिग़ासा जो है वो उस आदमी के अलावा, उसकी फैमिली के अलावा स्टेट को ज़रूर करना चाहिए। स्टेट जो है वो उसके लिए किसी चीज़ का मसले का जो है वो राज़ीनामा कराना आसान नहीं होता है, और ये अख्तियार स्टेट के पास होना चाहिए कि किसी भी शख्स को एक बड़ी जो सज़ा होती है वो भी इनके हाथ में है। जबकि अगर स्टेट ओनरशिप ले ले तो फिर वो स्टेट सज़ा से नहीं रोकती है, स्टेट सज़ा देती है। अगर किसी की सज़ा को ख़त्म करना है तो जिसका नुकसान हुआ है वो तो पाकिस्तान के अवाम है। अगर किसी केस में साबित हो गया और नुकसान किसी का हुआ है तो पाकिस्तान के अवाम है। क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से पूछा जाएगा कि जनाब आपने इस बात के लिए हमें राज़ी हैं कि हम इनकी सज़ा माफ़ करने जा रहे हैं? अगर मेरिट पर केस खारिज होता है तो बिल्कुल अलग बात है। अगर हुकूमत का ये फ़ैसला है या हुकूमत का ये अपना अथॉरिटी है या उसके पास ये अख्तियार है कि वो किसी सज़ा को ख़त्म कर दे, तो मैं इस तरह की हर तरह की सज़ा की माफ़ी के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो किसी के भी ख़िलाफ़ हो। अगर स्टेट सज़ा देती है तो फिर स्टेट को ही राइट है, लेकिन स्टेट का मतलब ये नहीं है कि जो हुकूमत है वो स्टेट है। सही। वो स्टेट बहुत बड़ा दायरा है, वो इसमें शामिल नहीं है कि सिर्फ हुकूमत ही स्टेट होती है। रियासत एक बहुत बड़ा दायरा है और रियासत के इंस्टीट्यूशन भी बहुत बड़ा दायरा है। लेकिन कंपाउंडेबल केसेस को तो कंपाउंडेबल कर सकते हैं, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल केसेस जो है, अगर मेरे घर में डाका पड़ा है, फर्ज करते हैं मेरे घर में डाका पड़ा है और डाका करने वाला पकड़ा गया है, तो क्या मुझसे पूछे बगैर, मुझसे बात किए बगैर, अगर मेरा ख्याल है कि ऐसा भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि मुझसे बिल्कुल ठीक है, यानी आपके ख्याल में हुकूमत का इख्तियार नहीं होना चाहिए, किसी सज़ा को खत्म किया जाए। नूरुल आरफीन, आप क्या कहते हैं? अदालतें मौजूद है, यहाँ आए खत्म करने का। जी क्योंकि 1 मिनट रह गया सिर्फ ब्रेक में, तो मियां नवाज शरीफ साहब आए और मेरा ख्याल है उनके घर को ही शायद जेल डिक्लेयर किया जाएगा, प्लान तो यही नजर आ रहा है, और उसके बाद वो अदालतों से रिलीफ ले सकते हैं। नहीं, ये फैसला अदालतों ने करना है, कानून और आइन के मुताबिक करना है। अगर अदालतें भी कानून और आइन से बाहर जाकर करती हैं तो फिर हम उससे इख्तिलाफ करेंगे और हम फैसले को नहीं मानेंगे। ठीक है, वो मेरा मानने ना मानने माफ लगारी साहब, हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। नूरुल आरफीन 1 मिनट रह गया। जी उसामा, बहुत माजरत है, मैं लगारी साहब को मुखल नहीं करना चाह रहा था, बहुत माजरत। अच्छा, सीन ये है कि जो आप कह रहे हैं मैं इस बात पे 200% आपसे अग्री करता हूँ।
रियासत को, रियासती कानून को, हमारे यहाँ के अदालतों को, हमारे यहाँ की अदालतों के फैसलों को बिल्कुल मजाक बना रखा गया। इमरान खान आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से उसकी कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं। राना सनाउल्लाह आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ये बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून कायदा बन चुका है। नवाज़ शरीफ को जो सज़ा दी गई थी, ज़ाहिर है कि मैं यकीन कर सकता हूँ, मेरा यकीन करना ही बनता है भाई, मैं गरीब सा आदमी हूँ, कि अदालतों ने जो सज़ा दी गई थी उसके यकीनन शवाहिद मौजूद होंगे, इदारों ने इतना तसल्ली बख्श सबूत वगैरह जमा कर लिए होंगे कि जिसकी बिहाफ पे ये सारी सज़ाएँ हुई। लेकिन अब राना सनाउल्लाह आ करके और ये फतवा दे रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ को, तो फिर एक काम करें, नवाज़ शरीफ को जल्दी से फिर एक और वर्ल्ड कप भी इनको दे करके फारिग करें। निशान हैदर, तमगा बिसालत, निशान शुजात सब दे करके इनको बाबा कौम डिक्लेयर कर दें, इससे पहले कि आप इमरान खान को करने का नहीं होना चाहिए। इस पर ये शायद एक खबर जरूर होगी हमारे प्रोग्राम में जिस पे हम तीनों एग्री कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है कि हमारे इख्तिलाफ भी होता है प्रोग्राम में और जहां पर हम मुत्तफिक हैं वो भी आपके सामने है। तो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमाल काम कर दिया है, बराह रास्त दिखाया जाएगा अदालती कार्रवाई को, ये एक इनकलाबी कदम है। इस बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम और तारीखी फैसला किया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाने का ऐलान किया है। इंटरनेट पर बराह रास्त अदालती कार्रवाई नशर करने के लिए इंतजाम भी कर लिए गए हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग 1 माह के लिए तजर्बे की बुनियाद पर शुरू किया जाएगा। इस ट्रायल की कामयाबी की सूरत में लाइव स्ट्रीमिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तयाब होगी, जिसे कोई भी शख्स कहीं भी बैठकर देख सकेगा। यह बड़ा अहसन फैसला है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती कार्रवाई की दुरुस्त रिपोर्टिंग हो सकेगी। अगर यह सिलसिला शुरू हो गया तो फिर किसी भी अदालत की कार्रवाई कहीं से भी देखी जा सकती है। यह एक नए दौर की इब्तिदा है जिसके दूररस नताइज होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यह सिलसिला चल रहा है। अब पाकिस्तान में इसके आगाज से अदलिया पर अवाम के एतमाद में इजाफा होगा। इसी हवाले से हम बात करते हैं। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सदीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अजहर सदीक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे इस इक़दाम के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे? देखिए उसामा, बुनियादी तौर पर अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है और हमारे यहाँ भी आर्टिकल 19 राइट एंड आर्टिकल 19A कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए 18th अमेंडमेंट के बाद इज ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। वो अलग इशू है कि देयर आर सर्टेन राइडर्स रेस्ट्रिक्शन चली आ रही थी और उस हद तक मैं भी किसी हद तक कायल हूँ, लेकिन जहां तक कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग है वो पूरी दुनिया में अभी आप चले जाएं मद्रास में, दिल्ली में, उन हाई कोर्ट्स में सारी की सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जा रही होती है। आप जाते हैं उनकी लिंक पे जाते हैं, आपका एक्सेस है और आप वहां जाके सारी की सारी। अच्छा, इससे फेयरनेस से 2-3 एडवांटेजेस है। एक तो इंसान लर्निंग करता है, सीखता है। दूसरा ये होता है कि कल को गलती हो, कल को पॉइंट आर्गू किया हो, पॉइंट रह जाए। अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि मैं बहस करता हूँ, मैंने जैसे जवाद हसन के पास मैंने बहस किया, बड़ी डिटेल लंबी मैंने बहस की और इसके हवाले से बताया कि जनाब ये जो है ना हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है, जनाब ये तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है, लेकिन वो एक भी आर्गूमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो सका ऑर्डर के अंदर। तो अब ये तो देखे ना, जब ये इस तरह की चीजें आएंगी तो हमारी अपनी कई ग्रीवेंसेस दूर हो जाएंगी कि हम सारा मामला जो है ना वो वहाँ बैठ के कोर्टों के अंदर जब देखेंगे, अगर कोई चीज मिस हो जाती है, अगर कोई मिस भी हो गई है तो कल मैंने रिव्यू तौर पर आई एम इंटेंडेड टू फाइल रिव्यू, मैं चाहता हूँ कि मैं रिव्यू फाइल कर सकूँ, तो बता सकूँ कि ये मेरे पॉइंट जो है ये मेरे पॉइंट कंसिडर नहीं किए गए, देखे नहीं गए। फिर दूसरा बात है राइट टू फेयर ट्रायल और फेयरनेस की बातें आ जाएंगी। ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इनकलाबी इकदाम है और इसको मानना पड़ेगा कि ये एक संगे मील की हैसियत रखता है कि आने वाले दौर में अगर इस तरह हो जाएगा और ये अगर नीचे लोअर कोर्ट तक भी चला गया, सेशन कोर्ट तक भी चला गया, तो लड़ाई मारकुटाई जो होती है हमारे वोकला की तरफ से ज्यादा होती हैं, को पार्टियां आती हैं और खुदा ना खासा को पैसे वैसों के लेन देन के हवाले से कई इशूज चले आते हैं, इल्जाम लगाए जाते हैं और अदालत की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर समझता हूँ कि इसमें मेरिट भी आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी और ये जो हमारे यहाँ बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के जो लोग इलेक्शन लड़के आते हैं, लोग किसी हद तक प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी भी हौसला शिकनी हो सकेगी और मेरिट आगे की तरफ बढ़ सकेगा। और साथ साथ जो है ना कानून शहादत ऑर्डर और कई आइन के आर्टिकल 19A की दफात 19 और 19A की दफात का अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। और मैं तो ये इक़दाम ऐसा देख रहा हूँ कि अगर ये पूरे पाकिस्तान में अगर लगा दिया गया तो इससे लोगों के जो मसाइल है, लोगों के जो कंसर्न है अदालतों के ऊपर, वो काफी हद तक
बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि एक आम आदमी जो है वो उसकी तो नहीं एक्सेस होती, अब वो घर बैठा है, अब एक ऐसा निज़ाम है, अदालत है जहाँ से उसको इंसाफ मिलना है, यही तो जगह है जहाँ पर वो एक ताकतवर के मुकाबले पे ख़ुद को बराबरी की सतह पर देख सकता है, वरना कोई भी माशरा है अब इस अदालती इंतजाम के बगैर चल ही नहीं सकता। तो ये उसको भी एक्सेस मिल जाएगी, उसका एक एतमाद बहाल होगा कि देखें अदालतों में इस तरह से केस चलते हैं, इस तरह इंसाफ मिल रहा होता है, मेरा भी गुरु मसला हुआ तो दादरसी होगी, वो एक आम आदमी उससे कनेक्ट कर सकेगा। क्या कहते हैं आप? इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अमेरिकी का बेसिक प्रिंसिपल है, जो जज है ना वो सारा कानून जानता है। जहाँ हमारे यहाँ कई गरीब और माशरे के पिसे हुए लोग जो है ना वो अगर वकील अरेंज नहीं कर सकते, खुद पेश करते हैं। अगर कोई नालायक वकील भी, मिसाल का तो नालायक से मुराद है कि वकीलों को फैक्ट्स का नहीं पता और वो पेश होता है, तो अदालत की जिम्मेदारी तो है ना कि उसने आइन और कानून की करनी है, उसने इंसाफ फराहम करना है। जब ये चीजें होंगी तो रिव्यू करने में बड़ी आसानी होगी। एक जज की परफॉर्मेंस पता चल सकेगा, एक वकील की परफॉर्मेंस पता चल सकेगी। इनमें क्लाइंट अब घर बैठा हुआ है, उसको तो नहीं पता कि उसका वकील क्या कर रहा है, क्या बहस करके आया, क्या देख के आया। जब उसके बाद ये एक्सेस होगा तो उसको जज भी कर सकेगा कि वाकई उसने वकील किया, जो आर्गूमेंट दिए हैं वो दिए हैं, अगर कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, अगर हकायक को छुपा तो नहीं रहा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये इनकलाबी कदम है, इसको अल्लाह करे इसको एनफोर्समेंट की तरफ जाने दिया जाए। हमारे वोकला में से बहुत सी रिजाइनमेंट आनी है, मैं वक्त से पहले आपको बता दूं, इसमें बहुत रिजाइनमेंट आएगी। अल्लाह करे ये एक अच्छा कदम है और सब मिलकर इसको सराहें और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भरपूर ताउन करें, हम तो यही गुजारिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपने हमें वक्त दिया। एक और मामला जो अवामी मामला है और इमरान खान पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे हैं और कहा गया कि जी बड़ी महंगाई कर दी, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन अब नई हुकूमत आई है और इसने कहा है कि जी 10 लाख रुपए तक जाएंगे हज के अखराजात, 10 लाख रुपए तक। अब तो ये कहा जाता था गरीब आदमी की पहुंच से दूर है, तो अब ये तो मुतवस्सित तबका छोड़ दें, अब तो एक निस्बतन जिसको अमीर समझा जाता था उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नज़ीर लगारी साहब, ये अब सरकारी हज के अखराजात की बात हो रही है कि 10 लाख रुपए तक जा सकते हैं और अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कोई इतराज़ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं के जमात के वज़ीर हैं जिनके अंडर अब ये मिनिस्ट्री आ चुकी है। तो ये तो लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। वो होता ही है कि पता नहीं लोग, मैं ऐसे लोगों का सुन चुका हूँ कि जो सारी उम्र जमा करते हैं कि चले मैं हर महीने 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3 जो जितनी तौफीक होती है कि मैं जमा कर रहा हूँ और मैं इस काबिल हो जाऊँगा। अब वो बेचारा जो शायद 4-5 लाख तक पहुँचा होगा, उसको लगा कि अब पता नहीं मैंने कितने साल लगाए थे, अब मैं फिर कितने साल इंतज़ार करूँगा। लगारी साहब, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। हम मेरे ख्याल में इसका हिसाब ज़रूर होना चाहिए और पता भी चलना चाहिए कि 110 रुपए का जो डॉलर मिल रहा था आलमी मार्केट में वो किस कीमत पर है और हम कितने कीमत में ले रहे हैं, और उसका अगर रियाल में, सऊदी रियाल में कन्वर्ट करें तो वो पिछला ईद का जो था, पिछला जो हज का ख़र्चा था वो कितना था और अब कितना हुआ है। असल में हज का पहला धमाका तो किया था जनाब इमरान खान साहब ने, डबल कर दिया था जो खर्चा था, अब इन्होंने आकर उसको डबल कर दिया है। हम हमारी जो इबादतें हैं अल्लाह ताला ने जो हमारे ज़िंदगी में फ़राइज़ लगाए हैं उनको डॉलर से मुंसलिक कर दिया गया है और हम डॉलर की कीमत के मुताबिक जाकर भुगतते रहते हैं। ये सारी सूरत हाल को हमें ज़रूर देखना चाहिए और हुकूमत ने जो भी इक़दाम किया है उसको भी देखना चाहिए। अगर कराची से लाहौर आने जाने का फ़र्ज़ करते हैं कि किराया 20-25 हज़ार है तो इससे दुगना सफ़र होगा जो मदीना मुनव्वरा का या जिद्दा का, या उससे 3 गुना होगा तो आप उससे 3 गुना कर लें, आप उससे 4 गुना कर लें, जाके हज के अखराजात जो हैं उनको भी हिसाब कर लें। लेकिन अगर एक साथ आप करने लगें कि हज से हम कमाएंगे और हमारा इदारा कमाएगा और हमारा जो है वो एयरलाइन कमाएगी, एयरलाइन को जो एयरलाइन की बर्बादी में तो बहुत से और अनासर हैं। वो तो गुलाम सरवर खान जैसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम तो जाली डिग्रियों के हामिल, सारे पायलट हमारे तो 250-300 पायलट जो डिग्री नहीं लेकर बैठे हुए हैं। बाद में मालूम है उन्होंने गलत कहा था, लेकिन दुनिया सारी में हमारी एयरलाइन ही बंद हो गई थी। तो बड़े मसाइल हैं, इन सब मसाइल को देखना चाहिए, किस तरह इसको हल करना है। चलिए, मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, नूरुल आरफीन से बहुत माजरत है, मुझे काफ़ी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हम ब्रेक के बाद आएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले सेगमेंट में हम नूरुल आरफीन से ज़रा ज़्यादा बात कर सकें। आरफीन नामा में हम उनको ज़्यादा टाइम देंगे, वो हमसे नाराज़ बिल्कुल नहीं होता, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। ब्रेक के बाद पता चला। एक लगारी सब पे भारी में हम आज बात कर रहे हैं कि गवर्नर सिंध कौन होगा। लगारी साहब, कई नाम सामने आ रहे हैं, कुछ पता चल रहा है कि फेवरेट कौन है? जी, मैं
चूँकि 5 नाम अब तक सामने आए थे और उसमें आमिर खान का, नसरीन जलील का, आमिर चिश्ती का, वसीम अख्तर का, किश्वर ज़हरा का, मेरा ख्याल है कि जब वफाक फ़ैसला करेगा तो 3 नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करके उनके बारे में सोचेगा और एक बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 50 साल के बाद ये हो सकता है कि कोई खातून गवर्नर बने। बेगम राना लियाकत अली ख़ान के बाद सिंध के अंदर ये दूसरी खातून गवर्नर भी जो है वो सिंध से ही हो सकती हैं। इससे पहले किसी सूबे में खातून गवर्नर ने ये मनसब नहीं संभाला है, तो खातून गवर्नर आएंगी और ये किश्वर ज़हरा भी हो सकती हैं, नसरीन जलील भी हो सकती हैं। किश्वर ज़हरा पार्टी में सीनियर हैं और वो इब्तदाई लोगों में है उनके साथ, और नसरीन जलील जो हैं ये इनका जो है ज़्यादा काम रहा है कि फ़ील्ड में रही हैं, ये पॉलिटिक्स में रही हैं और ख़वातीन से जो है वो सख्त लहजे और तुंद गुफ्तगू की जो है वो उनसे उम्मीद कम की जा सकती है। मेरे ख़्याल में इनमें से ही हो सकती हैं नसरीन जलील या फिर किश्वर ज़हरा। अगर मर्दों में से किसी को रखना होगा तो शायद आमिर चिश्ती के बारे में सोचेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इन 3 नामों को ये पेश नज़र रखा जाएगा। और लगारी साहब, चूँकि मैं चाह रहा हूँ नूर आरिफिन को ज़्यादा वक्त में, बस एक छोटा सा सवाल कि ये गवर्नरशिप कैसी रही इससे पहले MQM की? रिकॉर्ड शायद दुनिया में ही रिकॉर्ड हो, पाकिस्तान में तो है, इतना अरसा किसी के पास नहीं गवर्नरशिप सिंध की रही जितनी MQM के पास रही। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड था, चूँकि 2002 में वो बने थे और एक लंबे अरसे के बाद तक 2016 या 17 में 16 में शायद वो अलग हुए थे गवर्नर के मनसब से जनाब इशरत लिबास साहब, और उनके बाद तवील तरीन दौरान था। और वो दौर ऐसा था कि जब शहर में लोग सांस भी पूछ कर लेते थे और लोगों के इम्कानात भी कम होते थे कि जब घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं तो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। एक ऐसा दौर था, एक ऐसा ख़राब दौर था कि जिसके अंदर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी शहर के अंदर, और इनका गवर्नर का ओहदा जो है इन्होंने सबसे पहले देखा अपना महर साहब को, अली मोहम्मद महर को, फिर देखा इन्होंने अपना अरबाब हमारे रहीम को, उनके बाद एक और आए निगरान, फिर उसके बाद जो है वो इस तरह से आते हुए उन्होंने बहुत वज़राए आला को निपटाया, भुगताया और फिर गवर्नर रहे हैं वो। सही। और उनका तवील दौरानिया था। जी ठीक कह रहे हैं आप। नूरुल आरिफीन नामा में अब ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब जो ग्राफिक्स चलेंगे ना आपको खुश कर देंगे। अब आप संभालें जनाब, आप फराज साहिबा के हवाले से जो कुछ इमरान खान साहब ने कह दिया ना, उसमें जो आप कहेंगे मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ। कम से कम इस हद तक कि इमरान खान साहब को कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी साइड लेने की। नैब बढ़ रहा है, अगर हुकूमत जो केस चलाना चाहती है जी चलाए, वो खुद उसका दिफा करें। जनाब जो चाहे इमरान खान का हुस्न करिश्मा साज करे, लेकिन आप ये देखिए कि फराह गोगी जो हैं वो कितनी यानी खुशकिस्मत खातून है। मुझे तो उनकी किस्मत पर अश्कार है। मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म, उम्मत मुस्लिमा का सो कॉल्ड लीडर, आशिक़ रसूल, नामूस रिसालत का सिपाही, और फ्री फोकट में उनकी जो है वो वकालत कर रहा है फ़ी सबीलिल्लाह। हालांकि ये सब फ़ी सबीलिल्लाह नहीं हो रहा, ये सब फ़ी सबीलिल्लाह नहीं हो रहा। आजकल के ज़माने में सगा बड़ा भाई छोटे भाई के सलाम का दूसरी मरतबा बिलावजह जवाब नहीं देता। और इमरान खान ये जो कर रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। लेकिन आप देखिए कि जब इंसान झूठ बोलता है तो कैसे चीज़ें उसके ख़िलाफ़ जाती हैं। फवाद चौधरी, अब अगर मैं ये कहूँ कि फवाद चौधरी झूठ बोलते हैं तो कोई मानेगा, क्योंकि फवाद चौधरी हमेशा फ्रॉड करने के लिए मशहूर है। दुनिया भर में अगर इमरान खान के बाद झूठ का वर्ल्ड कप कोई जीत सकता है तो वो फवाद चौधरी है, ये दुनिया जानती है। फवाद चौधरी से पिछले दिनों किसी सहाफ़ी ने एक प्रेस मीट में पूछा फराह गोगी के बारे में, कितनी ढिठाई के साथ उन्होंने कहा कौन फराह गोगी, हम तो किसी को नहीं जानते। और बाकायदा उन्हीं का तीसरा लीडर, क्योंकि फवाद चौधरी का ये पहला लीडर नहीं है और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये आखिरी भी नहीं है। फवाद चौधरी का तीसरा लीडर निहायत शान तफाखुर के साथ बाकायदा फवाद चौधरी को अपनी बगल में लिए बैठ करके और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से मुलाकात करके और फराह गोगी की ईमानदारी के किस्से लोगों को सुना रहा था। फरमा रहे थे कि फराह खान बेकसूर है, उन्हें सफाई का मौका दिया जाए। फराह गोगी के मुंह में ज़बान नहीं है, फराह गोगी लावल्द हैं,
फरागोगी का शौहर नहीं है, उनके अब्बा दुनिया अदम से सिधार गए हैं। इमरान खान को उन्होंने वकील लिया है। इमरान खान क्यों उस बारे में बोल रहे हैं? इमरान खान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इमरान खान की अपनी विकेट जो है ख़तरे में। इमरान खान की अपनी घरेलू विकेट की बात कर रहा हूँ, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा। मैं आप मुझसे सवाल खुल के पूछेंगे नहीं और मैं खुल के बोलूँगा नहीं, ये अखलाकी मुआहदा मेरे और आपके दरमियान है। इमरान खान कहते हैं कि जनाब अगर मुकदमात जो हैं वो शर्मनाक हैं, अदालतों का इम्तिहान है, यानी अदालतें अब इमरान खान जैसे आदमी को इम्तिहान देंगी। अब हमारे चीफ जस्टिस को और हमारी आला अदलिया को, जुडिशरी को ये सोचना पड़ेगा कि अब उनके ऐसे दिन आ गए कि उनको इमरान खान जैसे आदमी को इम्तिहान देना पड़ेगा। फरमा रहे थे कि अगर हमारे खिलाफ एक्शन लिया गया तो मुल्क तसादुम की तरफ जाएगा। मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते वाला प्रोग्राम आपका उन्होंने देख लिया था, जिसमें मैं और आप सींग लड़ाते पाए गए थे। आप कह रहे थे कि इमरान खान के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और मैं कह रहा था सानू की रौंदो, जो भी आए सामने देखा जाएगा। इमरान खान अपनी हैंडसमता के नशे में मेरा ख्याल है होशो हवास से, अक्ल खिरत से मावरा हो गए। अच्छा। उनको ये लगता है कि वो रियासत पाकिस्तान की अलामत हैं। उनको ये लगता है कि वो उनका वर्ल्ड कप जो वो बातों में लगा करके ले आए थे अंग्रेज़ों को, वो सिर्फ उन्हीं की मरून मिन्नत है। उनको ये लगता है कि रूए ज़मीन पर इस्लाम, अब अगर इस्लाम की बात करने पे आ गया ना मेरे भाई, तो फिर मुझे आसिया मसीह से शुरू करना पड़ेगा केस। और आपको ये बताते हुए भी मैं निहायत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं वो गरीब एंकर हूँ कि जो इस चैनल पे आके बैठा, मैंने पहला प्रोग्राम किया। फवाद चौधरी वॉज द मिनिस्टर देन, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन। पहला प्रोग्राम मैंने किया आसिया मसीह पर और उसी हफ्ते मुझे ऑफर कर दिया गया। तो इमरान खान को आशिक रसूल मानने वाला मैं दुनिया का आखिरी आदमी होऊंगा। नामूस रिसालत पर इमरान खान की उसका सिपाही मानने वाला मैं दुनिया का आखिरी आदमी होऊंगा। इमरान खान का वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है। एक गोरे सहाफ़ी को बैठ करके वो बाकायदा बयान दे रहे हैं। गोरे सहाफ़ी ने उनसे पूछा, जिसका मैंने आपको पिछले उसमें हवाला भी दिया था, उसने पूछा आप आसिया को कब तक रिहा करेंगे? इमरान खान ने कहा जल्द। उसने पूछा चंद दिनों में या घंटों में? इमरान खान ने कहा ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और इसका कैमरे पर जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। नामूस रिसालत की सिपाही के माथे पर पसीना उस वक्त भी देखा जा सकता था। और आपको ये भी बता दूं कि जिसे आप नामूस रिसालत का सिपाही कह रहे हैं वो तोशा खाने का चोर है। और मैं ये बात धड़ल्ले से कह रहा हूं क्योंकि इमरान खान अभी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सवाल है, मेरे कंधे पे मत रखिएगा, मैं गरीब सा आदमी हूँ। मरियम औरंगजेब, उन्होंने बाकायदा एक फर्रा लटकाया है, एक फर्रा लहराया और उन्होंने वो तस्वीर दिखाई उस एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की जो खान साहब अपने आप को बिला वजह हैंडसम रियासत का दामाद समझ करके ले गए। आप ये मत कहिएगा कि नवाज शरीफ भी ले गया था और आसिफ अली जरदारी भी ले गया था, क्योंकि मैं फिर कहूंगा सानू की, फिर कहूंगा कि उन दोनों को मैं फिर कहूंगा कि आप वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो आपने जितने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी इंटाइटलमेंट की चीजें होती हैं, ये हुकूमत आई है ये बदल दे। अच्छा वो लहराते रहेंगी चीजें कि जी ये तो ले गए, कुछ कर नहीं रहे। अभी भी नैब का जो केस फराज साहिबा पे बनाया, जिसको मैं डिफेंड नहीं करता, लेकिन वो है जी नैब ने कहा जी किस तरह, वो कहते हैं 1997 से 1999 के दरमियान वो किसी बल्दियाती नुमाइंदे उनके खामद रहे हैं, इसलिए हमारे प्रीव्यू में आता है। केस भी नैब चला रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब को बीच पे नहीं आना चाहिए, मेरे ख्याल है। फराज साहिबा कह रही हैं खुद इसको डिफेंड करेंगे, वो करती रहें। और चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। और जिस तरह आपने देखा बोल न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपने देखी कि ईद का चांद नज़र आ गया है। तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।